30 मिनट्स के अंदर पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कंसेप्ट्स को इन डेप्थ कवर करेंगे विद क्वेश्चंस विद एप्लीकेशंस। और 30 मिनट के अंदर ही पूरी केमिस्ट्री को इसी प्रकार से हम कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहले यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर ना अगर हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन हम देखेंगे तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्या करते हैं भैया, सबस्ट्रेट के ऊपर हम डालते हैं रिएजेंट। जब हम रिएजेंट डालते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस चीज के ऊपर रिएजेंट डाला जा रहा है उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं और जो डाला जा रहा है उसको रिएजेंट बोलते हैं। इस पूरी की पूरी रिएक्शन में कोवलेंट बॉन्ड का फिजन होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। अब जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। पहला तरीका क्या होगा, मान लो मैं कह रहा हूं कि जो दोनों एटम है, जैसे मान लो ये बॉन्ड है, एक एटम यहां लगा एक एटम यहां लगा, दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। या फिर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम कब हो सकती है, जब दोनों सेम ही हो। जैसे मान लो Cl है तो Cl2 को अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो अगर दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो भैया दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना चाहेंगे, तो दोनों भैया एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे और इस तरीके से Cl का फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक डिफरेंस है तो हमारा हाइड्रोलिटिक फिजन होता है, जहां पर क्या होता है कि एक ही एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और भैया जो रह गया बेचारे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो CH3Br लिखा हुआ है, Br इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कैरी करता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया जब ये ब्रेक हुए। अच्छा एक बात समझना, अगर मान लो मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH3A, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ते हो मेनली CH3A, इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, इसका फिजन करता हूँ, तो अगर इसका फिजन हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है और इसका फिजन जो है वो इस तरीके से हो रहा है कि ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जा रहा है तो ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर ए जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकल रहा है और CH3 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है तो CH3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। CH3 पे पॉजिटिव आ गया तो कार्बोकेटाइन बनता है, CH3 पे नेगेटिव आ गया तो वो कार्बोनाइन बनता है। इसको हम लोग इंटरमीडिएटरी भी बोलते हैं, जो कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट की तरह यूज होते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब अटैकिंग रीजन के बारे में जल्दी समझ लेते हैं। दो तरीके के अटैकिंग एजेंट्स होते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग वही होंगे भाई जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन से उनको प्यार तो तभी है जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले जो कंपाउंड्स आपको देखने मिलते हैं वो जनरली नेगेटिव चार्ज या किसी पे अगर लोन पेयर है तो जनरली वो कंपाउंड्स काम करते हैं इलेक्ट्रॉन देने का, क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को देते हैं और उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इफेक्ट्स की बात करते हैं। देखो जनरल ऑर्गेन केमिस्ट्री के ऊपर कई सारी इफेक्ट्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिडिटी सारी सारी चीजें बताते हैं। कैसे कैसे करना है सुनते जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट की पहले बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पुलिंग या पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स थ्रू डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जैसे मान लो एक कंपाउंड ले लो, ठीक है, मैंने एक कंपाउंड ले लिया और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड डाला है। अब Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और CH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि Br जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ पुल करेगा। जब वो अपनी तरफ पुल करेगा तो खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा Br पे, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता जाएगा। अगले वाले पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, उसके अलावा पार्शियल 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 पॉजिटिव, तो तीसरे वाले तक तो आते आते ना के बराबर रह जाएगा। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है माइनस आई, दूसरा होता है प्लस आई। माइनस आई क्या होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज देकर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मैं अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं किसी मान लो कंपाउंड से, तो मैं खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं और सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं। अगर मैं खुद पे नेगेटिव लेकर आ रहा हूं तो वो माइनस आई शो कर रहा है, क्योंकि मैं खुद पे माइनस आई ला रहा हूं। ग्रुप पर जिस प्रकार का चार्ज रहता है उसी प्रकार का इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे माइनस मेरे पे आ रहा है तो माइनस आई है, अगर मेरे पे प्लस आ रहा होगा तो प्लस आई है। प्लस कब आ रहा होगा, प्लस तब आ रहा होगा जब मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूं। मेरे पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने डोनेट कर दिया, जब मैंने डोनेट कर दिया तो मेरे पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब मेरे पे जब प्लस चार्ज आ गया तो वो प्लस आई शो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब माइनस आई कौन ज्यादा शो करेगा कौन कम शो करता है, वो ग्रुप्स का ऑर्डर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं सवालों में समझने के लिए, अगर आपको कहीं पर दिख जाता है कि एन जो है वो भी प्रेजेंट है कंपाउंड में और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा भाई, क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज और आ गया,
ठीक है। अच्छा मान लो अब मैं कह रहा हूं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको कहीं मिल जाते हैं, एन और ओ, एस और ओ, ठीक है, या सी और एन, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच रहे होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एन और ओ की बहुत ज्यादा है, एस और ओ की उससे कम है, सी और एन की उससे कम है, सी और ओ की उससे कम है, और अंत में यार आप देख सकते हो यहाँ हेलोजेंस आ जाते हैं, और फिर अंत में सिंगल 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 कंपाउंड आ जाते हैं। तो डबल वालों की थोड़ी सी ज्यादा होगी, डबल वालों में भी एन और ओ वाले जो कंपाउंड है, जैसे मान लो NO2 हो गया, उसकी ज्यादा है, फिर SO वालों की उनसे कम है, CN वालों की उनसे कम है, CHO वालों की उनसे कम है, COOH की उससे कम है, ऐसे करके हो जाता है। इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हो। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपका इस प्रकार से दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में आप देख लो सभी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुद पे नेगेटिव होगा जब चार्ज, ठीक है, तभी वो ये चाहेंगे क्योंकि भैया हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, खुद पे ही भाई नेगेटिव चार्ज नहीं है, खुद पर ही वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डोनेट कहां से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन आ जाता है, फिर CH3 आ जाता है, तो इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस आई माइनस आई का यूज कहाँ होता है? पहला यूज होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बताने में। कार्बोकेटाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था CH3+, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। आप समझो, जो कार्बोकेटाइन है वो उस पर खुद कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा ग्रुप इससे अटैच कर दूं जो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अब खुद पे मेरे, मैं कह रहा हूं कि ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन, ठीक है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अब मैंने जाके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैंने क्या करा? इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव पास आ गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्लस आई होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी, मतलब वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं कार्बोकेटाइन की। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब इस पे भाई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं है, मैंने खींच और लिया, तो भाई ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। इसी का उल्टा कार्बोनाइन के साथ होता है, कार्बोनाइन पे खुद क्या है? CH3 माइनस नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पे है, अब मैं इसको नेगेटिव चार्ज पे ऑलरेडी है, और मैं इसको नेगेटिव चार्ज जो है अगर मैं इससे विड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर मैं इसको और दे दूंगा नेगेटिव चार्ज तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई की इनवर्सली होती है, कार्बोनाइन की माइनस आई के डायरेक्टली, प्लस आई के इनवर्सली। और यही सेम आपको फ्री रेडिकल में भी देखने मिलता है, वो भी यार कार्बोनाइन जैसे फंक्शन करता है। भाई कार्बोनाइन में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इतना ही तो फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, इसमें इसमें डोनेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो डोनेटिंग वाले डिक्रीज कर देंगे और विड्रॉइंग वाले इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जो CH3 ग्रुप होता है वो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यही रीजन है कि कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की उससे कम। ऐसा क्यों होता है भैया? देखो, ये रहा कार्बोकेटाइन, ये रहा कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये रहा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, ये रहा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। अब मेरी बात समझना, CH3 क्या कर रहा है? CH3 क्या कर रहा है? CH3 है भाई प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसके पास आप समझो कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो CH3 अगर तीन तीन लगे हैं तो तीन तीन CH3 डोनेट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर 3 डिग्री में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, अब 2 डिग्री में क्या है? दो ही CH3 लगे हुए हैं, तो वो दो ही इंक्रीज कर रहे हैं। 1 डिग्री में क्या है? वो एक ही लगा हुआ है, तो एक ही इंक्रीज कर रहा है। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, 2 डिग्री से कम और 1 की उससे कम। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आपका ऐसे देखने मिल जाता है। कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है वो कतई इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सा सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको देखो एक ग्रुप दे रखा है NO2, एक दे रखा है CH3, एक दे रखा है F, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा है, सिंपली प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से हम देख लेंगे। तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो प्लस अगर हम लोग पहला वाला कंपाउंड देखेंगे NO2 में, तो NO2 में क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, यानी वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बहुत बुरी तरीके से। अब भैया इलेक्ट्रॉन को अगर हम बहुत बुरी तरीके से खींचेंगे, ठीक है, पहली बात तो कार्बोकेटाइन पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर हम खींच और रहे हैं उसको, तो वो तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो वो तो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं? ये प्लस आई आपका शो करता है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और फिर एफ जो है वो फाइनली आपका क्या करता है? वो आपको फाइनली क्या करता है? वो आपका और प्लस आई शो करता है, वो आपका और ज्यादा प्लस आई शो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा डोनेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन, अगले एप्लीकेशन के ऊपर, विच इज एसिडिटी। एसिडिटी भी हम प्लस आई माइनस आई से बता सकते हैं। कैसे? समझो, देखो, मैंने कहा मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, विच इज एन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होगा? अगर यहाँ पे आर की जगह रिंग लग जाएगी तो एरोमेटिक हो जाता, ठीक है। मैंने एलिफेटिक का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और उसमें मैंने क्या करा? H प्लस आइन को निकाला, ठीक है। तो H प्लस आइन को अगर मैं निकालूंगा तो RCOO माइनस बन जाएगा।
अगर मान लो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा भैया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो भैया तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि अगर मान लो प्रोडक्ट साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये रिएक्शन आगे की तरफ ड्राइव होती है। अगर ये आगे की तरफ ड्राइव होगी तो H प्लस साइन निकलेगा, क्योंकि H प्लस साइन तो प्रोडक्ट साइड पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा हो सकती है? ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है। नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड यानी इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन से निकाले, तब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। माइनस आई निकाल रहा है और प्लस आई की इनवर्सली होती है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है माइनस आई से, और जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है। तो माइनस आई एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिटी कम करता है। ठीक है, अच्छा, ये आप चीज यूज कर सकते हो। एलिफेटिक एल्कोहल आपको दिखे, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, तो आप डायरेक्टली माइनस आई से ही एसिडिटी बता दें। बाकी अब आगे और चीजें होंगी वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CH3COOH लगा दिया, यहाँ CH2COOH लगा दिया, सॉरी ClCOOH डाल दिया, और यहाँ पे NO2COOH लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाले का क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ठीक है, सेकंड वाले का क्या है? वीक माइनस आई, और फर्स्ट वाले का क्या है? प्लस आई। अब माइनस आई तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है कॉन्जुगेट बेस की, और एसिडिटी को बढ़ा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ रही है। तो थर्ड वाले की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। सेकंड वाले की उससे कम, फर्स्ट वाले की उससे कम, तो सीधी बात खत्म होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, विच इज बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में अगर हम बात करते हैं तो गैसियस फेज में आप हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से ही बताओगे गैसियस फेज में। अगर नॉन गैसियस फेज है तो फिर वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल NH3 अगर हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से डोनेट हो जाएगा ना, उतना ज्यादा बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर उसको बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, वो ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ा सकता है? वही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तभी तो प्लस आई आता है उनके ऊपर। जैसे मान लो एक ग्रुप लगाया तो इसके ऊपर तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट जो करेंगे वो बेसिसिटी बढ़ा देंगे, जो खींच लेंगे, जो ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो वो बेसिसिटी डिक्रीज कर देंगे। तो गैसियस फेज में कंपैरिजन मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि CH3NH2, NH3 और FNH3। तो देखो ऑब्वियसली हम यहाँ से समझ सकते हैं कि CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई का ग्रुप है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ग्रुप है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें ये बात समझ में आ गई कि ये तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला चाहिए। तो फर्स्ट वाला की एसिड की बेसिसिटी से ज्यादा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर को बना सकते हो। समझ में आया? अब अगले इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड ऑर्बिटल से टू द एडजेसेंट एम्प्टी ऑर्बिटल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है समझ लो। ये डेफिनेशन तो आप हर जगह देखते होगे, मैं तुम्हें वो समझाऊंगा जिससे सवाल बनने की। ठीक है, अब समझो क्या है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहला होता है कि भैया कार्बोकेटाइन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। यहीं पर ही आपको ये इफेक्ट देखने मिलता है। अगर आप ये मान लो कि यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, कौन सा केस होगा? वो कार्बोनाइन वाला। कार्बोनाइन वाला, कार्बोनाइन अगर आपको दिख गया वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये बात यहाँ फिट कर लो। बहुत सारे बच्चे का वहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगाने लगते हैं, नहीं लगाना है वहां पे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए, आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए, और एक अल्फा कार्बन मिनिमम होना चाहिए, और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है बात समझ लो जल्दी से। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 है, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसको इस तरीके से गोला बना देना, उसके ऊपर उसको बॉक्स बॉक्स में मार्क कर देना, गोला बनाया कुछ भी कर देना, बॉक्स में मार्क कर देना। उसके जस्ट बगल में कोई अगर मान लो कार्बन लगा है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर मान लो एक और लगा होता तो हम कहते हैं दो अल्फा कार्बन, और मान लो एक और लगा होता तो हम कहते हैं तीन अल्फा कार्बन। लेकिन इन अल्फा कार्बनों पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। टोटल जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जैसे मान लो अगर मैं कहता कि यहाँ तो एक ही है, चलो एक ही लगा हुआ है तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मान लो दो ग्रुप और लगे होते हैं, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाते? तीन, तीन और दो, आठ हो जाते। तो जितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतनी ही स्टेबिलिटी
इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की रहेगी। तो अगर मैंने आपको दो स्ट्रक्चर दे दिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एक में 8 हैं और एक में मान लो 4 हैं, तो 8 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया कंपेयर टू 4। ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड के केस में समझ लेते हैं, तो डबल बॉन्ड पे आप गोला बना देना, डबल बॉन्ड पे गोला बना देना, उसके बगल में जो आपका दो कार्बन दिख रहे हो जस्ट बगल में, वो आपके अल्फा कार्बन है। ठीक है। और उससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये अल्फा कार्बन नहीं हो सकता, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन होगा। ठीक है। हाइड्रोजनेशन नहीं, ये गलत मैंने लिख दिया है। हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जाम के एप्लीकेशन को समझते हैं। अगर आपको एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को बताना है, तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब जैसे मान लो मैंने कहा एक एल्कीन ले लिया मैंने, ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, आप पढ़ते हो अभी हाइड्रोकार्बन के अंदर। मैंने एक एल्कीन ले लिया, मैंने एल्कीन में हाइड्रोजन मिलाया, तो मैंने क्या करा, मैंने हाइड्रोजिनेशन कर दिया। जब मैंने इसमें हाइड्रोजन मिलाया तो भैया मेरा क्या हुआ, एल्केन फॉर्म हो गया। अभी एल्केन जब फॉर्म होगा तो कुछ हीट निकलेगी, इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस एल्कीन में ज्यादा निकलेगी, किस एल्कीन में कम निकलेगी, ये अगर आपको बताना हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की। और अभी हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स आप कैसे बताते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखकर आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के। ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आप स्टेबिलिटी बताओगे, बात आप खास ध्यान रखना। ठीक है। चलो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना चालू करें, तो पहले हम डबल बॉन्ड को गोला बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जस्ट बगल में एक तो ये कार्बन है, यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है। और जस्ट बगल में ये है, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। इसके जस्ट अब यहाँ पे अगर बनाओगे गोला, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पर 3 आ गए और यहाँ पर 2 आ गए, तो इसके टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, 8 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो 8 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो 8 वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। ठीक है। अगले इफेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाना। ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो, अगर उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एक 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 कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। अब इस बात को समझना कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने कहा ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या था, ये पाई इलेक्ट्रॉन थे। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर कूद के इधर आ जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कूद के इधर आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बट मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, क्योंकि अगर आप उल्टा कर लोगे तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बस एग्जांपल के लिए लिया है मैंने। ठीक है। अगर आपको और क्लियरली एग्जांपल समझना हो तो आप इसका एग्जांपल भी समझ सकते हो। ये NO2 का एग्जांपल है, ये भी सिमिलरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ठीक है। यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये कूद के इधर आ जाता है, तो इस प्रकार से रेजोनेंस आपको देखने मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियरली बात समझ आ गई। अच्छा, कंडीशंस क्या होती है रेजोनेंस की, तो पहली कंडीशंस होती है, अच्छा एक बात और समझना, अगर आपको ये बताना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम कैसे बताएं, तो वो भी आगे डिस्कशन करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताओ। ठीक है। अब समझना, अब बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या होती है। देखो एक तो ना प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। देखो रेजोनेंस जो है वो सट 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 बहुत तेजी से होता है, तो अगर वो एक ही प्लेन में होगा ना कंपाउंड पूरा, तो वो सट 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 बहुत तेजी से होगा। ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 में नहीं होगा, sp3 तो प्लेन से बाहर आ गया, sp भी प्लेन में रहा, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कॉन्जुगेशन जो है वो वहां पर होनी चाहिए। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है देख लो भैया, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी है। ठीक है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो कार्बन लगा है उसमें या तो लोन पेयर हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे मान लो मैं इसमें कह रहा हूँ इसमें से रेजोनेंस कहाँ पर होगा, तो देखो यहाँ पर जस्ट ये आपका डबल बॉन्ड लगा है, इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन पेयर लगा है। ठीक है। तो ये तो कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड सी यहीं लगा हुआ है, तो ये कोई कॉन्जुगेशन थोड़ी है, कॉन्जुगेशन तो ये हुआ है ना, जस्ट बगल में लगा होना चाहिए, तो ये तो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, ये कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए इसका रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसमें से सबसे स्टेबल कौन सा है, आप कैसे बताओगे, बताने के 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लो। ये इसी ऑर्डर में करना है। मैं अगर तुम्हें दो स्ट्रक्चर दे दूं तो तुम इसी ऑर्डर में इसकी टेस्टिंग करोगे, पहला ये वाला पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा स्टेप, ऐसे।
तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितने हैं, एक, और यहाँ पे दो है। ठीक है, तो अगर यहाँ दो है तो दो वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर मैंने कहा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है मान लो, तो अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, विच इज कि अगर मान लो स्ट्रक्चर पे किसी एक स्ट्रक्चर पे चार्ज बिल्कुल नहीं है और एक स्ट्रक्चर पे चार्ज है, तो चार्ज वाले की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी या न्यूट्रल वाले की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा भैया तुमने बोल दिया भैया दोनों पर चार्ज है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई न्यूट्रल है और कोई न्यूट्रल नहीं है। तो फिर अगले स्टेप पे आते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की 3.5 है, ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है उस पर अगर मान लो हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो वो झेल लेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव डाल देंगे तो वो नहीं झेल पाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और एक एग्जांपल से देख लो, यहाँ पे मैंने ओ पे नेगेटिव डाल रखा है, यहाँ पे ओ पे पॉजिटिव डाल रखा है। अगर ओ पे नेगेटिव होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब तुमने कह दिया भैया ये वाला क्राइटेरिया भी मीट हो गया, तो फाइनल से तो तुम फाइनल वाला चौथे क्राइटेरिया से तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। लाइक चार्जेस जो है वो दूर दूर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव ना नेगेटिव चार्ज है वो दूर दूर होने चाहिए, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये पास पास होने चाहिए। ये जिसमें भी पास होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब तुम कहोगे भैया आपने 5 स्टेप बताए थे तो 4 ही हुए, पांचवा स्टेप है इसका निमोनिक याद करना जो मैंने बनाया है, विच इज पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है, तालाब। ठीक है, पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड क्यों बनाया, पी से आ गए पाई बॉन्ड्स, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओ से वो मैंने इसे डाला था क्योंकि वर्ड नहीं बन रहा था कोई। फिर एन, एन से क्या आएगा, एन से दो आ जाएंगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर पहले आप चेक करोगे, अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, चार्जेस कुछ नहीं है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। फिर डी से क्या आ जाएगा, डी से आ गया डिस्टेंस, चार्जेस की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया अनलाइक चार्जेस पास होने चाहिए, लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए। फटाक से एग्जांपल करेंगे। जैसे मान लो मैंने पहला कंपाउंड दिया, ये और इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, पॉन्ड तुरंत वहां पे क्वेश्चन में लिख देना। पॉन्ड में पहला क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, कितने हैं, एक, खत्म हो गया। दूसरा, इसमें आप देखो न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो POND, इसमें हमको बताना है बेसिकली रेजोनेंस किसमें किसमें ज्यादा, किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी है। पाई बॉन्ड 1 2 सेम, O नहीं चलेगा, N न्यूट्रल स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो था हमारा। तो अब देख लो इसमें से न्यूट्रल है क्या, दोनों पे चार्ज है, नहीं दोनों पे चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला आगे हो गया, काम खत्म। अगला वाला देख लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देख लो। फिर लिखो POND, पाई बॉन्ड काउंट करो, एक एक, खत्म। ओ नहीं क्या कुछ, एन न्यूट्रल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, न्यूट्रल क्या, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे चार्ज है तो न्यूट्रल वाला खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव होना चाहिए, लेस पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये भी खत्म हो गया। फाइनल क्या है, डिस्टेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो दूर दूर होंगे स्टेबिलिटी कम, पास पास होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे देखो कितना दूर दूर है, यहाँ पे देखो कितना पास पास है, स्टेबिलिटी ज्यादा कम खत्म। तो बॉन्ड वाली टेक्निक को आप यूज करेंगे और इसी टेक्निक से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगली चीज पे आते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस की वजह से जो हो जाता है उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव जो आपका आई इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, आई इफेक्ट क्या था भैया, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। जैसे मान लो इस पे आई इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूर है। लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं मान लो एक कंपाउंड ले लूं तो ये पैरा पोजीशन जो है, ठीक है, और जो ऑर्थो पोजीशन जो है उस पर सेम ही टाइप का एम इफेक्ट ऑलमोस्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और एम इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा बाप है भैया, वो आई इफेक्ट का बिल्कुल पापा है वो। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया। चलो अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, प्लस एम माइनस एम। जैसे वहां पे प्लस आई माइनस आई था, सिमिलर ही है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, खुद पे पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस एम। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद पे नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या होगा, हो गया आपका नेगेटिव है, मानी माइनस है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो ये सारे ग्रुप्स हैं जो आपके प्लस एम शो करते हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं जो आपके माइनस एम शो करते हैं। ठीक है, जो आपके माइनस एम शो करते हैं। अब देखो प्लस एम जनरली वो शो करते हैं जिनके लोन पेयर आपको फ्री दिख रहे हो, जिनके लोन पेयर आपको फ्री दिख रहे हो, किसी प्रकार के रेजोनेंस में ना हो, किसी प्रकार के रेजोनेंस में ना हो, वो आराम से डोनेट किए जा सकते हैं। तो वो आराम से जब डोनेट कर देंगे तो प्लस एम शो कर सकते हैं। जैसे OH हो गया, आराम से डोनेट हो जाएगा, OR हो गया, आराम से डोनेट हो जाएगा, NH2 हो गया, आराम से डोनेट हो जाएगा। अब वहीं NO2 ले लो, तो NO2 का क्या आराम से डोनेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भैया, देखो यार इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता है, इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता है। अब रेजोनेंस बार बार होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी है, तो वो डोनेट कैसे होंगे। तो NO2 में क्या होता है, NO2 में क्या होता है, माइनस एम शो करता है।
वो क्या करते हैं, वो प्लस एम नहीं शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है भैया, ये भी रेजोनेंस में रहते हैं, ये भी रेजोनेंस में रहते हैं, लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, खींचेगा। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद ऑल ऑफ द अदर थिंग्स, बाकी भी तो लोन पेयर ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ट्रिक्स को सॉल्व, अब मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट की, जो आपको यूज करनी है क्वेश्चंस के अंदर। पहली ट्रिक क्या है, मेटा पोजीशन जो है आपकी, उस पर किसी भी प्रकार का एम इफेक्ट नहीं लगता है। जो ये मेटा पोजीशन है, इस पे एम इफेक्ट नहीं लगता है, कभी मत लगाना। मेटा पोजीशन कैसे देखोगे, देखो जहां पे ग्रुप लगा हो उसके साइड से पहला वाला होता है ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। याद करने का तरीका ओम प्रकाश। ठीक है, हेलोजेंस जो है एफ सी एल बी आर आई, ठीक है, वो वैसे तो माइनस आई शो करते हैं, लेकिन अगर वो रेजोनेंस में आ जाओगे तो प्लस एम शो करते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ठीक है, ओके वेल एंड गुड। लेकिन जहां पे आपको हेलोजन दिखे, एम इफेक्ट मत लगाना, बहुत कम प्रोमिनेंट होता है इनके अंदर, तो वहां पर आपको आई इफेक्ट ही लगाना है। अगर आपको दो जगह हेलोजन कंपेयर करने को आ जाए तो समझ जाना वहां पे आई इफेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, अगली चीज, CH3 जो है वो सबसे वीकेस्ट प्लस एम आपका शो करता है। ये आपका थोड़ी सी जरूरी चीज है, सबसे कम प्लस एम शो करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट के जल्दी से यूजेस देख लेते हैं। पहला तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स का अगर मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, यूजिंग द मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से H प्लस आइन तब निकलेगा जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्शन आगे की तरफ ड्राइव होगा, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ तभी ज्यादा होगी जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कब ज्यादा होगी, वो एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला व्यक्ति चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेने वाला व्यक्ति चाहिए। तो माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, अच्छा इसके साथ में ना एक चीज होती है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाती है ड्यू टू दिस ऑर्थो इफेक्ट। क्यों हो जाती है समझिए, देखो जैसे मान लो ये COOH है, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है एक ग्रुप। अगर ये ग्रुप एक मोटा ताजा तगड़ा ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बड़े ग्रुप में OH CN ये सब नहीं आते, ये बड़े ग्रुप नहीं, जरा चुंची से ग्रुप है, ठीक है, ये बड़ा ग्रुप, ठीक है, बड़ा ग्रुप तगड़ा ग्रुप NO2 लगा हुआ है, तगड़ा ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो COOH को ना इस तरीके से प्लेन से बाहर निकाल देगा। तो ये देखो इस तरीके से COOH प्लेन से बाहर निकल गया। अब ये प्लेन से बाहर निकल गया ना, तो पता क्या होगा, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं भाई, ये पूरी रिंग यहाँ पर है और COOH यहाँ पर है, तो COOH यहाँ पर है तो पूरा रेजोनेंस तो COOH में होता रहेगा। भाई ये भी तो आपस में रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ये देखो ये कंपाउंड भी तो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ये एटम भी तो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, तो पूरा रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगा। अब इतनी सी जगह में रेजोनेंस हो रहा है तो इतना फास्ट रेजोनेंस होता है, इतना फास्ट इतना फास्ट इतना फास्ट होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई तगड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है एक्सेप्ट फॉर OH HF इस प्रकार का, तो आप ये मान लेना कि ये एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी कैरी करता है, और इसको हम बोलते हैं स्टेरिक इनहेबिटेंस। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, तो वो आप कह सकते हो। अच्छा इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप कह रहे हो भैया OH अगर मैं लगा दूंगा ऑर्थो पोजीशन पे तो वो ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं शो करेगा, लेकिन क्या उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाएगी क्या भैया, नहीं। एक और ट्विस्ट है इसमें, अगर OH ना ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो तुमने भाई बचपन में पढ़ा था H बॉन्डिंग, तो H बॉन्डिंग से ना ये जो O है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है हल्का सा, इससे क्या होता है ना स्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट जितनी तो हाई नहीं होगी, ऑर्थो इफेक्ट तो अलग लेवल पे चला गया, लेकिन ये बाकी जो आप नॉर्मल प्लस एम या माइनस एम से निकालोगे आपका जो स्टेबिलिटी है उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, तो फॉनकली ऑर्डर हम याद रखते हैं, किसका ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने का। भाई एफ सबसे ज्यादा शो करता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, तो फॉनकल का ऑर्डर हम शायद रखते थे फॉनकल नाम से, इस तरीके से। ठीक है, जल्दी से एक सवाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा है, तो क्लियरली समझ आ गया मेटा वाले पे तो प्लस एम लगेगा ही नहीं या माइनस एम लगेगा ही नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट ही नहीं लगेगा। जब मेसोमेरिक इफेक्ट ही नहीं लगेगा भाई, वो आई इफेक्ट पे शो करेगा, तो मेसोमेरिक वाला जो होता है वो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है, अगर मान लो यही NO2 जाकर लग जाए भैया ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्थो इफेक्ट शो कर देगा। क्यों, NO2 बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो प्लेन से बाहर निकाल देगा COOH को, तो भैया वो क्या करेगा, वो COOH को प्लेन से बाहर निकाल देगा। जब उसने प्लेन से बाहर निकाल दिया तो सारा रेजोनेंस यहाँ पे हो गया, जब यहाँ पे हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होगी। तो ऑर्थो वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर पैरा वाले की, फिर मेटा वाले, क्योंकि मेटा वाले पे तो रेजोनेंस इफेक्ट ही नहीं होता, मतलब प्लस एम माइनस एम चलता ही नहीं कुछ। अगला सवाल और देख लो यार, अगला सवाल और देख लो आप एक स्क्रीन पर जल्दी से। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे NO2 अटैच है, यहाँ पे OCH3, लेकिन यहाँ पे मैंने OH लगा रखा है, बाकी में COOH है। पहले तो समझ लो कि अल्कोहल की एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो फोर्थ वाला तो पहले पीछे हो गया, ये वाला तो पहले पीछे हो गया। अब हमें 1 2 3 में कंपेयर करना है। 1 में क्या है, वीक प्लस है, वीक प्लस है। 2 में क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लस है। और 3 में क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस है। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लस है, यहाँ पे क्या है, वीक प्लस है। अब बहुत क्लियरली यार, ऑब्वियसली माइनस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो थर्ड वाला सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, और देख लो यार, थर्ड वाला सबसे आगे हो गया, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा नहीं, ठीक है, दिमाग चलाओ। थर्ड वाला सबसे आगे हो गया क्योंकि उसका माइनस सम इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड पोजीशन पे नहीं आएगा, उसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, वो एसिडिटी को तेजी से गिरा रहा है। इसका वीक प्लस एम है, जो ये CH3 है, इसका वीक प्लस एम है, ये स्टेबिलिटी को तेजी से नहीं गिरा रहा है, OH तेजी से गिरा रहा है। तो सेकेंड वाला जो है वो पीछे आ जाएगा, फर्स्ट वाला आगे आ जाएगा भाई। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, इस बात का खास ख्याल रखना, प्लस एम तेजी से गिराता है, ऐसा नहीं हल्के हल्के गिरा रहा है वो, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कंपाउंड का एक फिनोमेना है जो कि स्टेबिलिटी को एक्सेप्शनली हाई कर देता है। ठीक है, हकल अंकल एक आए थे, उन्होंने रूल बताया था कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे, कौन से नॉन एरोमेटिक होंगे। अब समझ लो, पहला रूल उन्होंने बताया कि भैया एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये तीन रूल जिसके मीट कर रहे हैं वो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अगर तीनों में से कोई रूल मीट नहीं कर रहा है इसमें से, या एक भी मीट नहीं कर रहा है, मतलब तीनों तीनों पे चेक नहीं लगे हुए हैं, तो नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिसिटी में आया ही नहीं, वो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो हमने तीनों रूल मैच कर लिए, तो भैया अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है? तो भैया वो पता चलेगा, अब कहोगे यार 30 मिनट तो हो गए भैया, यार थोड़ा तो एक्सटेंड होता ही है लेक्चर ना, तुम्हारा क्लास भी तो होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से पता लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप देखोगे, अगर वो ऑड हो तो एरोमेटिक समझ लेना, अगर वो इवन हो तो एंटी एरोमेटिक समझ लेना। अब तुम कहोगे भैया वो 4n+2 पाई कुछ पढ़ा था हमने, और यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था हमने, ऐसा कुछ पढ़ा था। अरे भाई, 4n+2 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाओगे, तो 2n+1 ही तो बनेगा, ऑड नंबर ही तो बन गया, और ये 2n बनेगा, ये इवन नंबर ही बन गया। लेकिन इससे क्या होगा, काउंटिंग में इजीली हो जाती है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दो कंपाउंड दे दिए, ये दे दिया और एक ये दे दिया। अब मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें एरोमेटिक कौन सा, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, तो तुम बाकी बच्चे जब तक काउंट करेंगे तुम तुरंत ही देख लोगे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 1 2 3, इसमें कितने, 1 2, तो 3 इसमें, 2 इसमें, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ऑड है, ये इवन है, काम खत्म। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो तुम्हें ये कंपाउंड कहीं पे दिख जाए ना, मैंने इसमें स्टार मार्क करा हुआ है, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये कंपाउंड कहीं पे दिख जाए ना, वैसे तो 1 2 3 4 तुमको दिखेगा एंटी एरोमेटिक है, 4 है इवन है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन ये पता क्या करता है, इसकी पहली 3 कंडीशन क्या थी कि कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए। ये इतना बड़ा कंपाउंड है कि ये प्लेन से ही बाहर आ जाता है, ये ना प्लेन से ऐसे मोड़ के बाहर आ जाता है, ऐसे बो शेप में। ठीक है, तो ये प्लेन से बाहर आ गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया ना, ये तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन में नहीं बैठा। तो यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है, इसको समझना और बहुत ध्यान से इसको दिमाग में याद रखना, ये पूछा जाता है बार बार। अच्छा, बाकी स्टेबिलिटी की बात कर लो फटाफट। एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक की आएगी, फिर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की सबसे कम होगी। ठीक है, अच्छा, अगर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन इन जनरल हमको करना है, स्टेबिलिटी अगर आपको बतानी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप हमेशा यूज करोगे, पहले एरोमेटिसिटी देख लेना अगर प्रेजेंट है, फिर प्लस एम पे जाना, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पे, फिर आई पे। अगर एरोमेटिसिटी नहीं प्रेजेंट है तो ही आप रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह पे जाना। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिसिटी पे आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट बताने हैं दो कंपाउंड के अंदर, और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताना है, कितनी तेज डिहाइड्रेट कर रहा है, तो आप स्टेबिलिटी से बताओगे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लिखना, और फिर एंटी, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इस ऑर्डर में बता देना, इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी होगी, इसी ऑर्डर में ये होगा, इसी ऑर्डर में ये होगा, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंटरमीडिएट। देखो, रिएक्शन जब आपके रिएजेंट जो है अटैक करता है आपके सबस्ट्रेट पर, तो बीच में ना इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। 3 तरीके के इंटरमीडिएट होते हैं, पहला होता है कार्बोकैटाइन, दूसरा होता है कार्बोनाइन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको फिजन में भी समझाया था, जब होमोलिटिक फिजन हुआ था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए थे तो फ्री रेडिकल बना था।
अगर एक ही कंपाउंड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था तो एनाइन बना था। और अगर मान लो एक ही कंपाउंड जो है जो इससे अटैच था वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ठीक है, तो कार्बोकैटाइन बना। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बताने का तरीका क्या बनता है भैया, वो बता दो। तो पहले आपको देखनी है बैक बॉन्डिंग, उसके बाद आपको देखना है एम इफेक्ट यानी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट। अब तुम कहोगे भैया बैक बॉन्डिंग क्या भला है, ये तो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं। तो बैक बॉन्डिंग समझ लो क्या होता है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से कंपाउंड है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में अगर आपको ना हल्का सा यहां पर आपको लोन पेयर दिख जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ना आपस में चुपके से बैक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे और हाई स्टेबिलिटी दे देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज हिलेगा ही नहीं यहाँ से, इसको इतना प्यार हो जाएगा भाई यहाँ पे लोन पेयर से कि ये हिलेगा ही नहीं। और जब ये हिलेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली यार इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई। तो बैक बॉन्डिंग पहले हम देखेंगे, उसके बाद एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट। ऐसे करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको एक चीज और बता देता हूँ कि प्लस एम प्लस आई प्लस एच सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस एम माइनस आई माइनस एच के राइट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो तो बहुत ही ऑब्वियस है भाई, कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया हमको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देने वाला कंपाउंड क्या होगा, प्लस एम प्लस आई यही होंगे। अच्छा दूसरी चीज क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कार्बोकेटाइन में, फिर sp2 फिर sp। अब ये आपको इसलिए बताया गया, कभी अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए और आपको बोला जाए भैया इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखना इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। भैया ने बताया था sp की जो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होती है सबसे कम होती है, तो इस प्रकार से बना दें, ठीक है। एक सवाल जल्दी से लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा कि ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बतानी है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर है, तो प्लस एम माइनस आई शो कर रहा है, और ये खाली आई शो कर रहा है, ये खाली आई शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्लस एम क्या है, ज्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एम के, तो ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और इस पे तो भैया एम लग ही नहीं रहा है, इस पर तो आई इफेक्ट लग रहा है, तो यह स्टेबिलिटी को तो ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो काम ही खत्म हो गया भैया, यहाँ पे हमारा जो ये वाला कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगली चीज समझो, यहाँ पर जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट बगल में कार्बोकेटाइन के, और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है और कार्बोकेटाइन यहाँ पर है। भैया पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा चुपके से, बैक बॉन्डिंग कर लेगा, स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई कर देगा, बैक बॉन्डिंग से सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है। अब बात करते हैं जल्दी से रीअरेंजमेंट्स के ऊपर। कार्बोकेटाइन के तीन तरीके चार तरीके के रीअरेंजमेंट होते हैं। पहला होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है कि जैसे मान लो एक कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है वो कूद के इधर चला जाएगा, और यहाँ से कूद के जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाएगा। ये 1 2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबरिंग देख लो 1 और 2 इसी में हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अब तुम कहोगे भैया ये होता ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या है। अब इसकी जरूरत ये है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी इस वाले जो आपने दो रिएक्टेंट्स लिए उससे ज्यादा है। ऐसा क्यों है देखो समझो, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वाइल्ड पॉसिबिलिटी देख रहा हूं कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दूं, तो मैंने यहाँ रख दिया, तब स्टेबिलिटी क्या ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3 9, और यहाँ पे कितने थे, एक, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो ये जो रिएक्शन है वो ड्राइव होती है स्टेबिलिटी से, अगर प्रोडक्ट साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सेम गोज विद दिस। 1 to मिथाइल शिफ्ट भी होता है, जैसे मान लो एक इस तरीके के कंपाउंड ले लो, यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन है। अब जैसे मान लो अगर तुम ऐसी मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, हिट एंड ट्रायल करके देखो कि अगर मान लो ये वाला मिथाइल जो है कूद के इधर चला जाए तो क्या हो, तो कूद के इधर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ नीचे आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे नीचे आ गया, तो अब अगर हम इसकी वो देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, तो पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन से काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 1। यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बात समझ आई कि भैया इसकी तो स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें तो। वैसे तो आपने बताया था बैक बॉन्डिंग से देखना है, फिर रेजोनेंस से देखना है, फिर उसके बाद उससे देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर आई से। बैक बॉन्डिंग है नहीं, एम है नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे ना, ठीक। बात समझ में आई। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट जो है वो भी तभी होता है जब आप प्रोडक्ट साइड को देखोगे, रैंडमली बनाकर देखोगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो स्टेबल बन रहा है, तो आप उसको बना दो। ट्रिक, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, आप अगर मान लो यहां तक पहुंच जाते हो आंसर में, तो तुरंत कूद के इस आंसर को ABCD चार ऑप्शन में मार्क मत कर देना। आपको अगर ABCD के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखता है जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनली हाई आपको दिख रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन से किसी भी तरीके से,
और अगर ऐसा लगता है कि वो इससे बन सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट होके या मिथाइल शिफ्ट होके, उस पर टिक लगाना है, क्योंकि यू हैव टू टेल द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। ये वाले बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये आंसर निकाल लेते हैं, बट असलियत में आंसर ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है। आप खुद देखो भैया ABCD ऑप्शन में सबसे स्टेबल कौन सा है, आपने कहा सी वाला सबसे स्टेबल है, और अगर आपको लगता है सी वाला जो है आपके आंसर से मैच कर रहा है, इससे बन सकता है, तो सी पर टिक लगाओ। अच्छा, इसके बाद हमारा होता है रिंग एक्सपेंशन। 4 की रिंग दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, आपको लगता हो भैया कि ये 4 की रिंग जो है वो स्टेबल है, बट नहीं होती है। 5 की रिंग और 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो क्या होता है, यहाँ से ये एक मिथाइल टूटेगा और इससे जाके अटैच हो जाएगा, और फिर फाइनली इस प्रकार से 5 की रिंग बन जाती है। 5 की रिंग 4 की रिंग से ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये भी हो सकता है, एक आपको समझाने के लिए, कि भैया 5 की रिंग में चार्ज बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 की रिंग में छोटे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो 6 की रिंग 5 की रिंग आपको बनानी है, अगर आपको कहीं पर भी 4 की रिंग या 5 की रिंग दिख जाती है, बस समझ जाए। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसे भी दिख जाता है कहीं पर, ठीक है, तो आप तुरंत 6 की रिंग बना देना। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 2 3 इसमें आपको बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, कार्बोकेटाइन की। बैक बॉन्डिंग लग नहीं रही है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग नहीं रहा है, कंजुगेशन वगैरह कुछ है नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन से बता दोगे फटाक से। कैसे बता दोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 1 1, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, कितना होगा 1 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, कितना होगा 1, और एक ही है। ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से 8 3 1 इस तरीके से ऑर्डर बता सकते हो। तो 8 3 1 के अकॉर्डिंग, अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम उसकी स्टेबिलिटी कम, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। कार्बोनाइन पे आ जाते हैं यार भैया। कार्बोनाइन में पहली चीज तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो काम ही नहीं करता, आपको पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैसे बताते हैं, बैक बॉन्डिंग चेक कर लेंगे, फिर एरोमेटिसिटी चेक कर लेंगे, फिर एम, फिर आई। ठीक है, तो ऐसे करिए हम बता सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम प्लस आई के, और sp3, ये बिल्कुल ही उल्टा ऑर्डर आपका कार्बोकेटाइन का यहाँ पर देखने मिल जाता है। जो कार्बोकेटाइन से उल्टा ऑर्डर होगा वो कार्बोनाइन का होगा। और फ्री रेडिकल भी कार्बोनाइन ही समझ लो भाई। ठीक है, कार्बोनाइन पे भैया नेगेटिव चार्ज है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फ्री रेडिकल पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इतना ही तो फर्क है ना। आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेस पर आते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल डिस्कशन। ठीक है, देखो, मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो इंक्रीज करेगा, वो बेस की बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। बेस की बेसिसिटी होती है आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे प्लस एम प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इससे जाके अटैच हो गया, तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करता था। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होगा वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, 2 और 3 डिग्री जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जो 2 और 3 डिग्री नाइट्रोजनस बेसिस है, 2 डिग्री कैसा होगा, 2 डिग्री कैसा होगा, 2 डिग्री होगा ऐसा, 3 डिग्री होगा ऐसा। तो 2 डिग्री जो नाइट्रोजनस बेसिस है, 3 डिग्री जो नाइट्रोजनस बेसिस है, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सेप्शनली इंक्रीज करेगा ये। लेकिन अगर मान लो 1 डिग्री नाइट्रोजनस बेसिस है, 1 डिग्री नाइट्रोजनस बेस है, तो वो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये बात बहुत छोटी सी चीज है, याद रखना इस बात। अतः दूसरा कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, जिससे हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी को, बेसिसिटी को। मान लो मैंने कहा कि कहीं पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ठीक है, समझ रहे हो, और अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हो और रेजोनेंस में बिजी हो, क्योंकि कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस तो होगा ही भाई। यहाँ पे जो कंजुगेशन है, तो यहाँ पे तो तुरंत ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ वापस आ जाएगा, फिर लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो क्या है, ये कंजुगेशन में है और रेजोनेंस में बिजी है। तो जब ये रेजोनेंस में बिजी है लोन पेयर, तो भैया डोनेट कैसे हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। भाई रेजोनेंस में बिजी हो तुम, कहां से डोनेट हो जाओगे, डोनेट ही नहीं होगा तो बेसिसिटी कहां से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। सिंपली दिख रहा होगा ये कॉन्जुगेशन में है, तो इसका तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो भैया बिजी होगा रेजोनेंस में। ठीक है, पट 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 चेंज हो रहा होगा। तो अभी बिजी है तो ये डोनेट कहाँ से हो जाएगा, जब ये डोनेट ही नहीं होगा तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। ये रेजोनेंस में है नहीं तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई। इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। कहीं पर भी आपको लोन पेयर दिखे रेजोनेंस में है, तो तुरंत आप समझ जाएं कि यार ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू आपका
वो जो लोन जो आपका रेजोनेंस में नहीं है, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड ये ले लेता हूँ और एक कंपाउंड में आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक कंपाउंड आपका ये ले लेता हूँ और एक कंपाउंड आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें आप बता दोगे बेसिसिटी, बहुत ईजी है। अरे भैया इसका लोन पेयर देखोगे आप, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बिजी है रेजोनेंस में, डोनेट ही नहीं होगा, इसका कुछ कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये आराम से डोनेट हो जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा एक छोटा सवाल जल्दी से लास्ट करते जाते हैं। यहाँ पर अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंपाउंड है जो कि इस तरीके से है, एक कंपाउंड इस तरीके से है, बेसिसिटी बता दो। ऑर्थो इफेक्ट अभी आपको पढ़ाया ही है, ये क्या है भैया, 2 डिग्री नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है 1 डिग्री नाइट्रोजनस बेस है। 2 डिग्री नाइट्रोजनस बेस में अगर ऑर्थो पे कोई कंपाउंड लगा होता है, बड़ा कंपाउंड लगा होता है, ऑर्थो इफेक्ट की मदद से ये प्लेन से बाहर निकल जाता है, प्लेन से बाहर निकल जाएगा, स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी। 2 डिग्री 3 डिग्री की एक्सेप्शनली हाई हो जाती है, 1 डिग्री की कम हो जाती है, तो 1 डिग्री ये लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी इससे ज्यादा हो गई, बात खत्म। नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा पेन पॉइंट तो है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस पेन पॉइंट को थोड़ा सा मजेदार बनाया जाए, थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल, साइनिंग ऑफ।